हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एबनॉर्मलिटी वर्सेस इंसैनिटी से स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मलिटी के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कि किस चीज़ को हम एबनॉर्मल बोल सकते हैं, लेकिन एक बहुत ही कॉमन वर्ड है, जैसे बोलते हैं हम किसी को इंसेन बोलते हैं। इंसेन मतलब अगर कोई जो जिसको हम पागल बोलते हैं कई बारी। तो इंसैनिटी और एबनॉर्मलिटी में क्या फ़र्क है? क्या इंसैनिटी का मतलब सेम एबनॉर्मलिटी होता है? तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसको पढ़ के आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इंसैनिटी बोलना एक अलग टर्म्स में होता है और एबनॉर्मलिटी टेक्निकल हो जाता है। एबनॉर्मलिटी हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में बोलते हैं, लेकिन इंसैनिटी भी उसी चीज़ को हम दूसरी चीज़ में दूसरे टर्म्स में बोला जाता है। जैसे कि अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे साइकोलॉजिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो डिसऑर्डर्स डायग्नोस करते हैं, मेंटल इलनेस वगैरह। लेकिन सपोज किसी ने कोई ऐसा पर्सन है जिसने उस डिसऑर्डर की वजह से अपने फैमिली मेंबर्स को या अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा दिया। जैसे उन्होंने उसका फैमिली मेंबर्स को उनका मर्डर कर दिया बिकॉज वो अपने खुद अपने उसमें थे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे थे, या उनकी कोई मेंटल इलनेस थी जिसकी वजह से वो फैमिली मेंबर्स को उन्होंने अपने बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा दिया हो। तो उस केस में क्या होता है कि अब ये क्रिमिनल केस बन जाता है। अब जब वो क्रिमिनल केस बन जाता है तो वो जाता है लॉयर्स के पास, जजेस के पास। तो वो लोग एबनॉर्मेलिटी जैसी टर्म यूज नहीं करते हैं। अगर हम लॉ की बात करें तो वहां पे जो एबनॉर्मेलिटी को बोला जाता है वो टर्म होती है इंसैनिटी। तो इंसैनिटी जो हो जाती है एक लीगल टर्म हो जाती है एक तरीके से। किसके लिए यूज होती है? कोई ऐसा पर्सन जिसको जिसको एबनॉर्मेलिटी है या जिसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने कोई क्राइम कर दिया हो। अब यहाँ इन्होंने जो एग्जाम्पल, आपको ये फोटो जिसकी दिख रही है, ये एक फैमिली है जिसमें ये जो वाइफ है इनकी दिखा रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। अब इनको ये वाइफ जो यहाँ दिखा रहे हैं इसको स्किज़ोफ्रेनिया की प्रॉब्लम थी और उस वजह से इसने अपने दोनों बच्चों को मार दिया था, उनका मर्डर कर दिया था। अब इसके ऊपर केस होगा कि नहीं होगा कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि अगर कोई बीमार है और वो अपने घर वालों को इस तरीके से मार दे, लेकिन क्या उसकी गलती है उसमें? क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि उसने क्या किया। वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से उस टाइम पे सफ़र कर रही थी और उस टाइम पे उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो उसको समझ में आ रहा हो कि वो क्या कर रही है। तो क्या इस केस में इज शी गिल्टी? क्या उसको हम गिल्टी मानेंगे कि उसने अपने घर वालों का मर्डर कर दिया बिकॉज उसको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम थी, कि नहीं मानेंगे? क्या ये क्रिमिनल की कैटेगरी में आएगी कि नहीं आएगी? तो ये जब इस तरह के केसेस जाते हैं पुलिस के पास या आगे लीगल उसमें जाते हैं केसेस, तो वहाँ पे इनको इंसैनिटी के केसेस बोला जाता है, जिसको हम अगर साइकोलॉजिकल टर्म में बोले तो हम लोग उसको एबनॉर्मेलिटी बोलेंगे। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स का जो है, एक तो ये देख लो आप जो लिखा हुआ है कि इंसैनिटी इज नॉट अ साइकोलॉजिकल टर्म, इट इज अ लीगल टर्म। इंसैनिटी साइकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये लीगल टर्म है, which is used to argue that mentally ill person who has committed crime should not be held responsible। तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सपोज कोई मेंटली इल पर्सन है, उसने अगर अपने घर वालों को मर्डर कर दिया, मार दिया है, तो उसको कोई भी किसी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा और उसको कोई सजा नहीं होगी, बिकॉज उस टाइम वो पर्सन ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि जब वो उस मेंटल इलनेस से गुजर रहा है तो उसको ये नहीं पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगर उसको पता होगा तो वो मेंटल इलनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा। मेंटल इलनेस की कैटेगरी में आने का मतलब ही यही है कि उसको राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। तो many people are diagnosed with psychological disorders either before or after committing crimes. If an individual with schizophrenia burns down the house because he believes God has told him to do it, he has certainly committed a crime, but is he truly guilty? तो स्किज़ोफ्रेनिया का एग्जाम्पल यहाँ पे स्पेसिफिकली क्यों दिया है? क्योंकि उसमें हेलुसिनेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे, जैसे अब इस लेडी का ही है, इसने अपने दोनों बच्चों का मर्डर कर दिया क्योंकि इसका ये कहना था कि मुझे गॉड ने ऑर्डर किया था कि मेरे को इनको अपने ये जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये जो अर्थ है, जो भी ये जगह है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, ये जगह ठीक नहीं है, तो इनको अच्छी जगह भेजना है, तो आपको इसे मारना पड़ेगा। कुछ इस टाइप की एक्सप्लेनेशन इसने दी थी। तो वो हेलुसिनेशंस हो रही थी।
तो इस केस में अब इनको गिल्टी माना जाए कि ना माना जाए, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन मोस्टली ऐसे केसेस में अगर कोई पर्सन पहले क्राइम करने के पहले या क्राइम करने के बाद पता चलता है कि उसको कोई मेंटल इलनेस है, तो उसको गिल्टी नहीं माना जाता है। तो ये यहाँ पे इसलिए इंसैनिटी की बात हो रही है कि इंसेन वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक लीगल टर्म है, और इंसैनिटी जो है वो लीगली बोला जाता है किसी मेंटली इल पर्सन को जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए। अब आते हैं आगे मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। मॉडल्स ऑफ एबनॉर्मलिटी में अलग अलग मॉडल्स हैं जो अपने अपने तरीके से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे एबनॉर्मलिटीज के कॉजेज होते हैं। पहला मॉडल जो इन्होंने लिया है वो है बायोलॉजिकल मॉडल, कि मेडिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पीछे क्या मेडिकल कॉजेज हो सकते हैं, तो वो हमारे बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर आएगा। And then they are saying that this model explains disorders such as anxiety, depression, schizophrenia caused by chemical imbalances, genetic problems, brain damage and dysfunction. तो कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया जो केमिकल इनबैलेंस की वजह से होते हैं। तो जब हमारे ब्रेन में केमिकल इनबैलेंस हो जाता है या फिर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है जो कि बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, अगेन ब्रेन डैमेज है वो भी बायोलॉजी के अंदर ही आता है, या डिसफंक्शन हो गया। तो अगर किसी चीज़ का रीज़न बायोलॉजिकल है तो वो बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर आएगा। तो किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का अगर कोई कॉज है जो कि बायोलॉजिकल कॉज है तो वो आ जाता है बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर। For example, you may recall from the discussion of trait theory and 5-factor theory of personality traits. तो बायोलॉजिकल मॉडल पहले भी हमने पढ़े हैं अलग अलग, उसे पर्सनालिटी में भी बायोलॉजिकल थ्योरीज थी। बायोलॉजिकल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में अगर कोई डिसफंक्शन है या कोई डैमेज है, उसकी वजह से अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई चेंजेस हो रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल हो गया, उसका रीज़न हो गया बायोलॉजिकल, जिसमें जेनेटिक इनहेरिटेंस और केमिकल इनबैलेंस ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती हैं। सो वन ऑफ द बिग 5 फैक्टर्स इन न्यूरोटिसिज्म के बारे में बिग 5 फैक्टर में बोला गया था कि it is easy to see how someone who scores high in neuroticism would be at greater risk for anxiety based disorders. अब जिसका न्यूरोटिसिज्म लेवल ज़्यादा आ रहा है, जिसका न्यूरोटिसिज्म में हाई स्कोर आ रहा है अगर बिग 5 फैक्टर में, तो उसका एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली न्यूरोटिसिज्म में क्या है कि आपकी जो इमोशंस होती हैं वो अनस्टेबल होती हैं, तो अगर कोई बहुत हाईली न्यूरोटिक है तो उसका एंजाइटी लेवल ज़्यादा होगा, तो उस केस में उसको इस तरह की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाता है पर्सनालिटी जज करके कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनको ज़्यादा चांसेस हैं मेडिकल कॉज की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के। तो पर्सनालिटी जज कर सकते हो आप। जैसे हमने टाइप पर्सनालिटी भी पढ़ी थी, टाइप ए, टाइप बी। उसमें हमने टाइप ए के बारे में पढ़ा था कि वो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, उनको टाइम की हमेशा कमी लगती है, बहुत जल्दी एंशियस हो जाते हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा काम है उनके पास, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ओवर स्ट्रेस्ड रखते हैं। तो अगर इस टाइप की पर्सनैलिटी है तो उसको ऑब्वियसली ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये हमने कैसे पता किया? उसकी पर्सनैलिटी के थ्रू। दूसरी तरफ अगर टाइप बी पर्सनालिटी है जो थोड़े कूल और काम होते हैं, जो इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं हो जाते काम को देख के, तो उसका क्या होगा कि उसके अंदर हम इतनी चीज़ तो जज कर पाएंगे कि इसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इतनी जल्दी नहीं होंगे, क्योंकि एंग्जाइटी लेवल इतना जल्दी नहीं बढ़ता है। So biological or medical model has a great deal of influence, especially in language used to describe disorders. Mental illness, symptoms of disorder, and terms such as diagnosis, mental patient, mental hospital, therapy and remission all come from the medical terminology. तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये सारे टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे जो डिसऑर्डर्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे अभी ऊपर भी हमने इंसैनिटी में मेंटल इलनेस का वो यूज़ किया था, ऐसे ही सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर बोल रहे हैं तो अगेन वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। डायग्नोसिस हो रहा है अगर किसी पेशेंट का, मेंटल पेशेंट है, मेंटल हॉस्पिटल है, थेरेपी हो गया, रेमिशन हो गया, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आपको मिलेंगे विच इज़ रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।
and the use of such terms, although still widespread, may tend to bias the assumptions of the professional who are not psychiatrist or medical doctors toward a biological cause. तो बायोलॉजिकल कॉज का ज़्यादा एजम्पशन यहाँ पे माना जाता है जब भी हम डायग्नोसिस की बात करते हैं या मेंटल इलनेस की बात करते हैं, तो उस केस में सबसे पहले तो हमें यही लगता है कि कोई ना कोई बायोलॉजिकल कॉजेज होंगे। तो ये टर्म एक तरीके से फोकस करती है कि किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का अगर वो बात कर रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल कॉजेज की वजह से बात कर रहे हैं। तो वो कोई ऐसा एक डिसीज़ है जो क्योर हो सकता है, शायद वो ऐसी कोई बीमारी है जो ठीक हो सकती है। तो बायोलॉजिकल मॉडल में ये फोकस किया जा रहा है कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, बायोलॉजिकल कॉजेज होते हैं। फिर आ जाता है साइकोलॉजिकल मॉडल। साइकोलॉजिकल मॉडल हमारे साइकोलॉजिकल कॉजेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। जैसे साइकोलॉजिकल कॉजेज क्या हो सकते हैं, अगर हम कोई अपनी ऐसी इनर जो थॉट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा उसकी वजह से स्ट्रेस हो रहे हैं या कोई डिज़ायर है जिसको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ये सारा साइकोलॉजिकली फोकस करते हैं उस चीज़ पे कि डिसऑर्डर क्यों हो रहा है। जैसे ये साइकोडायनेमिक व्यू यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि साइकोडायनेमिक व्यू साइकोलॉजिकल मॉडल के ऊपर ही है। साइकोडायनेमिक व्यू में या फिर फ्रॉइड ने क्या बोला था कि हमारे इनर डिजायर्स होते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। वो बोलते थे कि हमारी जो थॉट्स हैं और जो हमारी थॉट्स को, मेमोरीज को हम रिप्रेस करके रखते हैं, उसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर फोकस करते हैं फ्रॉइड की, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में है और जब वो हमारी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है तो हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे सिम्टम नजर आने शुरू कर देते हैं। तो ये साइकोडायनेमिक व्यू है सारा, और ये साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर आता है टोटली, क्योंकि ये पूरी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहीं पे भी ब्रेन डैमेज की बात नहीं हुई है, कहीं पे भी केमिकल इम्बैलेंस की बात नहीं हुई है, मतलब बॉडी से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल व्यू कहीं पे भी नहीं नजर आ रहा, सारा आपको साइकोलॉजिकल ही दिखेगा कि माइंड के अंदर थॉट्स हैं, मेमोरीज हैं, अनकॉन्शियस माइंड है, तो ये सारा साइकोलॉजिकल हो गया। जैसे एग्जाम्पल है कि अ वुमन हु हैज अनएक्सेप्टेबल थॉट्स ऑफ स्लीपिंग विद हर ब्रदर इन लॉ माइट फील डर्टी एंड बी कंपेल्ड टू वॉश हर हैंड्स एवरी टाइम। अब इन्होंने साइकोडायनेमिक का ही एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे फ्रॉइड थे वो सेक्सुअल अर्जिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, तो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है वो जैसे समझाने की कोशिश की है कि सपोज कोई वुमन है, उसको कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं, जैसे कि स्लीपिंग विद हर ब्रदर इन लॉ, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत डर्टी फील हो रहा है, तो वो उसको ठीक करने के लिए क्या कर रही है, बार बार अपने हैंड्स वॉश करने के लिए जा रही है, जो कि ओसीडी के सिम्टम्स में आ जाता है। तो इस तरीके से बोलते हैं कि साइकोलॉजिकल व्यूज या कॉजेज हैं जिसकी वजह से हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर बिहेवियरिज्म में अगर आ जाए तो बिहेवियरिज्म में क्या कहते हैं, ये तो टोटली बिहेवियर के ऊपर ही फोकस करेंगे क्योंकि बिहेवियरिज्म है, और बिहेवियर में लर्निंग के ऊपर बात होती है कि किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है। तो बिहेवियरिस्ट पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, वो बोलते हैं कि पर्सनालिटी इज अ सेट ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज, वो ऐसे डिफाइन करते हैं पर्सनालिटी को। एंड हैव नो ट्रबल एक्सप्लेनिंग डिसऑर्डर बिहेवियर एज अ बीइंग लर्नड। तो ये बोलते हैं कि जो डिसऑर्डर्ड बिहेवियर है वो भी एक तरीके से लर्निंग है, वो भी हमने लर्न किया है। तो ये इनका टोटली जो कॉज होता है ना, वो होता है कि लर्निंग से ही हर चीज होती है, लर्निंग के बिना कोई चीज नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल है कि व्हेन एमा वाज स्मॉल चाइल्ड, a spider dropped onto her leg, causing her to scream and react with fear. Her mother made a big fuss over her, giving her lots of attention. Each time Emma saw a spider after this, she screamed again, drawing attention. अब इन्होंने तो कंडीशनिंग से ही इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि बचपन में एमा के ऊपर स्पाइडर गिरा, वो जोर से चिल्लाई तो उसकी मदर ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन दी, और उसने भी एक बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन मचा दी, और बहुत ज़्यादा जो भी था उस टाइम केओस हो गया, और उस वजह से उसको बहुत अटेंशन मिल रही थी एमा को। अब एमा के अंदर एक कंडीशनिंग हो गई कि जब भी मेरे ऊपर स्पाइडर या कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी और मैं ज़ोर से चिल्लाऊंगी तो मुझे सारी अटेंशन मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि जब भी कोई छोटी सी बात होगी वो इतना ओवर रिएक्ट करेगी। तो ये इनकी स्क्रीनिंग बोल रही हूँ, सॉरी, जो स्क्रीमिंग है, जो चिल्लाना है एमा का, वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड हो गया ना, क्योंकि उसको अटेंशन मिली है। तो बिहेवियरिस्ट कह रहे हैं तो इसीलिए वो जो बिहेवियर है वो लर्न हो गया। फिर आते हैं कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव थिंकिंग के ऊपर सारा फोकस करती है। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि लोगों के सोचने का तरीका, रिमेंबर याद रखने का तरीका,
या मेंटली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी वजह से जब ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आना शुरू करते हैं तो एबनॉर्मेलिटी कॉज होती है। जैसे दे सी एबनॉर्मल बिहेवियर एज रिजल्टिंग फ्रॉम इलॉजिकल थिंकिंग पैटर्न। तो इनका फोकस ये है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तब होते हैं जब हमारे थिंकिंग पैटर्न्स इलॉजिकल हो जाते हैं, जो कि यूजुअली लॉजिकल होने चाहिए और ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। तो अब अगर ये एमा के फियर की बात अगर करते हैं तो यहाँ पे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं, एमा's fears of spider as distorted thinking, all spiders are vicious and will bite me and I will die। तो ये कह रहे हैं कि उसकी थिंकिंग ही यहाँ पे डिस्टॉर्टेड है। डिस्टॉर्टेड मतलब वो लॉजिकली सोच ही नहीं रही है। एमा ये सोच रही है कि सारे स्पाइडर्स ही मुझे काटेंगे और वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होंगे, इसलिए उसकी थिंकिंग इतनी डिस्टॉर्टेड है, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, उससे डिप्रेशन के रिस्क हैं उसको। तो ये टोटली इन्होंने क्या कर दिया, थिंकिंग के ऊपर फोकस कर दिया कि थिंकिंग अगर खराब है तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। तो जितनी भी हमने तीनों यहाँ पे साइकोलॉजिकल मॉडल पढ़े, सबका अपना अपना फोकस है। साइकोडायनेमिक किस चीज़ पे फोकस करती है कि जो हमारे रिप्रेस्ड डिजायर्स हैं, रिप्रेस्ड अर्जेस हैं, जो दबाए हुए हैं हमने, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। बिहेवियरिज्म कहता है कि हमारे डिसऑर्डर्ड बिहेवियर भी हम लर्न करते हैं क्योंकि हमें रिइंफोर्समेंट मिलती है। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव कहता है कि हमारी थिंकिंग डिस्टॉर्टेड हो जाती है, इसलिए हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये साइकोलॉजिकल मॉडल था। फिर आ जाता है बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, ऑल ऑफ द अबव। मतलब अब इन्होंने क्या किया है, ध्यान से देखो, बायो भी आ गया, साइको भी आ गया, अब यहाँ पे सोशल भी इंक्लूड हो गया है। अब इसमें क्या कहना है इनका, इसमें ये कहना है कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑफ नॉर्मेलिटी आर नो लॉन्गर सीन एज इंडिपेंडेंट कॉज। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से वैलिड बात कह रहे हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ बायोलॉजिकल रीजन हो या सिर्फ साइकोलॉजिकल ही रीजन हो और कोई रीजन ना हो। ये तीनों चीजें एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। बायोलॉजिकल रीजन के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल रीजन के साथ साथ कॉग्निटिव प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो सारी तीनों ही आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है और ये एक दूसरे के साथ मिलके कॉज करते हैं डिसऑर्डर। तो ये बहुत ही एक कह सकते हो ना, एक पूरा होल पर्सपेक्टिव है जो सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन में हैव जेनेटिकली इनहेरिटेड टेंडेंसी फॉर अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर। तो यहाँ पे अभी इन्होंने बायोलॉजी की बात करी कि हो सकता है किसी के अंदर एक इनहेरिटेड टेंडेंसी हो कोई डिसऑर्डर होने की, क्योंकि मे भी उनके पेरेंट्स में कभी हुई हो या उसके घर में किसी को हो, तो उसके अंदर भी ये इनहेरिटेंस है कि हो सकता है उसको भी ये दिक्कत हो। जैसे एंग्जाइटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट मे नॉट डेवलप अ फुल ब्लोन डिसऑर्डर अनलेस द फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस। लेकिन वो तब तक उसके अंदर नहीं डेवलप होगी जब तक वो इस तरह के एनवायरनमेंट में नहीं जाएगा जहाँ पे उसको इतना स्ट्रेस मिले कि उसको एंग्जाइटी हो जाए। तो उसके अंदर बायोलॉजिकल टेंडेंसी है, लेकिन उसका एनवायरनमेंट अगर अच्छा है तो वो उसको डेवलप नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा तो वो जो उसकी टेंडेंसी थी बायोलॉजिकल, उसकी वजह से उसको एंग्जाइटी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी। तो इंटरडिपेंडेंट हो गए एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अगर बायोलॉजिकली हमारे अंदर कोई टेंडेंसी है तो हमें डिसऑर्डर हो जाएगा। हो सकता है हम सबके अंदर कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें इनहेरिटेड हो जो हमें खुद भी ना पता हो, कि हमारे बहुत ज़्यादा दूर के रिश्तेदार हो या कुछ हो जिससे हमें भी अंदर इनहेरिटेड हो कुछ चीज़ें, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट कभी ऐसा नहीं रहा कि हमें कोई डिसऑर्डर हो गया हो। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीज़ें आपस में, तीनों चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है, साइकोलॉजिकल कॉजेज भी, बायोलॉजिकल भी और सोशियो कल्चरल भी। So, accepting of such disorders of the particular culture will also play a part in determining the exact degree and form of anxiety. This is known as biopsychosocial model of disorder, which has become very influential way to view the connection between mind and body. तो यहाँ पे क्योंकि माइंड एंड बॉडी दोनों कनेक्ट कर दिए इन्होंने। माइंड कैसे, क्योंकि ये साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, बॉडी कैसे, क्योंकि ये बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को इन्होंने कनेक्ट कर दिया है, इसलिए ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल, जो ये बताता है कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल की बात करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड। DSM बोलते हैं जिसको,
तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।